कहानी अस्पताल से शुरू होती है जहां एक लड़का बिस्तर पर पड़ा है, पत्ते मुरझा रहे हैं और एक भृंग उसके चेहरे पर गिरता है। लड़का चौंक कर जागता है और तुरंत बैठ जाता है। वह हांफता है और अपने आप से पूछता है कि वह कहाँ है। इस क्षण में आपको पहले से ही पता चल जाता है कि वह कोई है जो पुनर्जन्म हुआ है। वो अपनी चादर खींचकर देखने की कोशिश करता है कि उसकी टांगें ठीक हैं या नहीं, लेकिन नहीं, ये व्यक्ति बिना टांगों के पुनर्जन्म हुआ है। अब वे सिर्फ ठूंठ हैं। गुस्से में वह पूछता है कि समय क्या है, जब अचानक कोई अपने भाई को पुकारता है। वो भावुक होकर रोते हुए कहती है कि वह आखिरकार जाग गया है और उसे गले लगाने के लिए दौड़ पड़ती है। वो उससे कहती है कि वह उस व्यक्ति को ढूंढेगी जिसने उसे कार से टक्कर मारी, और निश्चित रूप से उसकी टांगें ठीक हो जाएंगी। नायक को एहसास होता है कि वह वास्तव में 1 साल समय में वापस चला गया है। उस कार हादसे के समय जब आदमी बी ब्लेड की तरह घूमकर आकाश में उड़ गया था, तभी उसके युवा उभरते अरबपति के जीवन का अंत हुआ। एक लड़की श्री शेन को बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन उसके बाद वह व्हील चेयर का उपयोग करने लगे। चीजें तभी से गलत होने लग गईं। कोई व्यक्ति कमरे में प्रवेश करता है और शेन शिंग को बुलाता है। नायक उदासीन नजर के साथ तनकाई को बुलाता है। तनकाई कहता है कि उसके बड़े भाई ने उसके लिए खाने के लिए कुछ चीजें लाई हैं ताकि वह ठीक हो सके। ये वही व्यक्ति था जिस पर वह दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा करता था। उसका भाई, जिससे वो बहुत करीबी था, जिसका नाम शियाओ तानकाई था। लेकिन इस आदमी ने उसके कमजोर होने के समय का फायदा उठाया और उसके द्वारा बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय समूह पर कब्जा कर लिया। उसने नायक की खराब सेहत का फायदा उठाकर उसकी बहन से शादी करने के लिए भी मजबूर किया। सौभाग्य से ये व्यक्ति परिवार का मित्र है, खून का रिश्ता नहीं है। उसने नायक की बहन से कहा कि अगर वह उससे शादी करती है तो उसके भाई का भविष्य सुरक्षित रहेगा और वह हमेशा अस्पताल के बिल चुकाएगा। निराश होकर नायक उससे कहता है कि उसे जाने दे, लेकिन बेचारा आदमी फर्श पर स्लग की तरह पड़ा था। चानकाई पूछता है कि वह इसके बारे में क्या करने जा रहा है। वह उसकी बहन को चूमता है और कहता है कि उसे समझ नहीं आता कि कुत्ते क्यों भौंकते रहते हैं। बेचारी लड़की सिर्फ रो ही सकती थी, पूरी तरह से असहाय। उस बदमाश ने उसकी सब कुछ छीन लिया। कुछ समय बाद एक खेल जिसका नाम डिवाइन पाथ था सामने आया। इसमें 100% यथार्थता की विशेषता थी और जल्द ही भारतीय मुद्रा वास्तविक दुनिया में मूल्यवान हो गई। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अंदाजा लगाओ दोस्तों, खेल की विशेषताएं वास्तविकता पर असर डालने लगीं। ये शेन जिंग के लिए अपने बदले का सही मौका होना चाहिए था, लेकिन वह उस समय बेहद गरीब था। वह खेल लॉन्च होते ही नहीं खेल सका और उसके पास जल्दी से स्तर बढ़ाने के लिए संसाधन भी नहीं थे। उसे लगातार कुचला और मारा जाता था और उसके पास उस आदमी से मुकाबला करने का कोई मौका नहीं था। और वह बदमाश त्यान काय ने उसकी कंपनी से चुराए गए पैसे का इस्तेमाल करके सबसे अच्छे संसाधन और गुण खरीदे। उसने एक गिल्ड बनाई जिसने उसे एक असाधारण ताकत बना दिया, लेकिन शेन शिंग जानता था कि यह सब उसी का है। मुख्य पात्र के घर पर टिया काय पूछता है कि क्या लड़के ने उसे यहाँ उसका मजाक उड़ाने के लिए बुलाया है। विस्फोटकों से घिरा हुआ वह कहता है कि यह मजेदार है कि वह सोचता है कि ऐसा कुछ ये करेगा, मार डालो। लेकिन शेन किंग कहता है कि कम से कम वे साथ में जानेंगे। वह डेटोनेटर दबाता है और कहता है कि वह अगले जीवन में उसे देखेगा। इसके साथ ही पूरा घर विस्फोट में उड़ जाता है। लड़का दृढ़ संकल्पित था। उसकी टांगें नहीं थीं और नहीं उसके हाथ, लेकिन ताई और काई पूछते हैं कि उसने ऐसा करने की कोशिश क्यों की। शेन किंग ये देखकर चौंक गए कि वह व्यक्ति वहां बिना किसी नुकसान के खड़ा था। चाणक्य कहता है कि दैवीय मार्ग के गुणों के कारण उसके शरीर का एक बाल भी ऐसी चीज से चोटिल नहीं हो सकता। वह लड़के के सिर पर पैर रखता है और कहता है कि मरने से पहले वह कुछ सीखेगा। वह उसके माता पिता की मौत के पीछे था और वह हादसा भी जिसके कारण उसने अपने पैर खो दिए। और सबसे विडंबना की बात यह है कि वह उसकी बहन के साथ एक बच्चा पैदा करने वाला है और परिवार की आखिरी नस्ल उसका उपनाम ले जाएगी। शिन किंग निराशा में चिल्लाता है, लेकिन आदमी के पैर के नीचे कुछ नहीं है। यहाँ तक कि सिर कुचलने पर भी उसने स्वयं से यह शपथ ली कि वह इसे कभी माफ नहीं करेगा। वर्तमान में उसे यह नहीं पता कि उसका पुनर्जन्म क्यों हुआ, लेकिन वह अपनी बहन की तरफ मुड़कर कहता है कि रो मत, सब ठीक हो जाएगा। वह तय करता है कि इस जीवन में वह उसकी और उनके परिवार के हर प्रयास की रक्षा करेगा और निश्चित रूप से वो उस कमीने टेनके से बदला लेगा। समस्या यह है कि दुर्घटना के बाद वह पुनर्जन्म ले चुका है, इसलिए अब उसके पास पैर नहीं है। उसका अवसर स्पष्ट रूप से डिवाइन पाथ के लॉन्च में है। लोगों को यह पता करने में कम से कम 1 महीना लगेगा कि खेल की विशेषताएं वास्तविकता को प्रभावित करती है, और यह वही समय है जिसमें उसे चीजें बदलनी है। उसे फायदा उठाना है जब तक कि उसका पैसा फ्रीज नहीं हो जाता। उसकी बहन पूछती है कि वह चेहरे क्यों बना रहा है अगर उसके पैर में दर्द हो रहा है। वो उठकर कहती है कि वह डॉक्टर को बुलाने जा रही है, लेकिन वह कहता है कि कुछ और जरूरी है। उलझन में वो पूछती है कि क्या बात है। वह उससे मदद मांगता है, कहता है कि उसे एक गेमिंग स्टेशन की जरूरत है। वह नया गेम जो लॉन्च होने वाला है उसे डिवाइन पाथ कहा जाता है। वो अभी भी समझ नहीं पाती कि वह ये क्यों मांग रहा है। अचानक चाणक्य कमरे में प्रवेश करता है, पूछता है कि उसका बड़ा भाई कब से गेम्स में इतना दिलचस्पी लेने लगा है। वह चेतावनी देता है कि उसके लिए गेम्स का आदी होना खतरनाक है, खासकर क्योंकि एक कंपनी का ध्यान रखना है। शेन जिंग जल्द ही समझ जाता है कि यह बदमाश उसे उकसाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वो बस इतना जवाब देता है कि अब जब वह अपंग हो गया है तो उसके पास गेम खेलने के अलावा कुछ नहीं है। चाणक्य उस पर मुस्कुराता है। फिर वह कहता है कि यह गेम डिवाइन पाथ लॉन्च होने वाला है, लेकिन यह बेहद महंगा है। अगर वह गलत नहीं है तो लॉन्च पर केवल 100 यूनिट्स होंगी और कीमत 300 से अधिक होगी। शेन किंग जवाब देता है कि कंपनी का पैसा उसका है, चाहे वह 30 अरब खर्च हो, वह एक खरीद लेगा। उसकी बहन कहती है कि उसे ऐसे प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, जबकि त्यंके कहता है कि यह ठीक है, चूंकि उसे ये इतनी बुरी तरह चाहिए, वह एक खरीद लेगा। जाहिर है थियनके इस खबर से खुश है। जितना अधिक समय लड़का खेल पर बर्बाद करेगा उसके लिए कंपनी को अपने कब्जे में लेना उतना ही आसान होगा। फिर वह उसे कहता है कि चिंता मत करो, चूंकि वह इस दुनिया में कदम रखना चाहता है, वह उसके लिए एक खरीदेगा और सुनिश्चित करेगा कि वह इसका आनंद ले। उसे कंपनी की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह इसकी देखभाल करेगा। अचानक वह बहन को अपनी ओर खींचता है और कहता है कि अब टॉम उसके साथ अधिक समय बिताएगा। इस बीच शेन किंग कसम खाता है कि वह उस गंदे कमीने को अपनी बहन पर हाथ नहीं डालने देगा। टियान के समझ नहीं पाता और कहता है कि ठीक है।
फिर वह आता है और दरवाजा बंद कर देता है। बाहर आकर वह गुस्से में पीछे देखता है। सोच रहा हूँ कि वह बेकार हत्यारा इस कमीने को क्यों नहीं मार सका। अगली बार वह सुनिश्चित करने के लिए एक टैंक लाएगा कि वह पूरी तरह से समाप्त हो जाए। कमरे के अंदर शेन किंग अपनी बहन से कहता है कि कंपनी के सारे पैसे इन गेम मुद्रा में बदल दो। इसके अलावा उसे कंपनी के सारे शेयर बेचने और उस पैसे को भी स्थानांतरित करने के लिए कहता है। वह थोड़ी भ्रमित होती है और पूछती है कि क्या वह बीमार है या क्या चल रहा है। वह उसे बताता है कि वह नहीं है और चिंता न करने के लिए कहता है। उसके पास उसके भविष्य को बदलने की योजना है। 3 घंटे बाद उसने पहले ही शिपिंग शुल्क में अतिरिक्त $200 मिलियन का भुगतान कर दिया है और सेटअप उसके कमरे में है। ये लड़का सच में तेज है। खाता पहले ही बनाया जा चुका है और वह कहता है अब मैं शुरू करता हूँ। इसके साथ सिस्टम दिखता है और खेल में कम से कम हमारे लड़के के पास पैर होते हैं। यदि एक चीज है जो उसे वास्तव में पसंद थी तो वह स्वतंत्र रूप से चलने का एहसास था। सिस्टम एक कैरेक्टर नाम पूछता है और वह क्यो हाई वोंग डालता है। उसके सामने कई कैरेक्टर दिखाई देते हैं और सिस्टम उसे एक क्लास चुनने के लिए कहता है। इस बिंदु पर सब कुछ उसकी पिछली जिंदगी की तरह ही है। वह वही वर्ग चुनने का फैसला करता है जिसके साथ वह सबसे ज्यादा परिचित है। लड़का रेंजर वर्ग को चुनता है। क्या चमत्कार है कि वह एक हत्यारा नहीं है ना? मैं पहले से ही क्लीशे गड़बड़ी की उम्मीद कर रहा था। सिस्टम उसकी पसंद पर बधाई देता है और अब अगले कदम की ओर बढ़ने का समय है। चूंकि वह एक वीआईपी उपयोग करता है और खेल की शुरुआत में उसे एक एल्वेन रक्त रेखा मिलेगी। चूंकि रेंजर श्रेणी एल्विस के साथ मेल खाती है, उसे इसके लिए एक बोनस मिलता है। एक विशेष उपयोगकर्ता के रूप में उसे एक इनाम पुस्तक भी मिलती है। आदमी ये बच्चा पूरी तरह से भुगतान करके जीतने वाला है। पुस्तक उसे एक कौशल देती है जो उसे कमजोर बिंदुओं का पता लगाने की अनुमति देता है। वह उत्साहित हो जाता है क्योंकि अपने पिछले जीवन की तरह ये सभी क्षमताएं उसने पहले से ही हासिल कर ली हैं। पहले 100 खिलाड़ियों में से एक होने के नाते उसे एक विशेष बॉक्स भी मिलता है। अब यह कुछ ऐसा है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी क्योंकि अपने पिछले जीवन में वह पहले में से एक नहीं था। संदेश कहता है कि बॉक्स में एक दुर्लभ प्रतिभा है लेकिन इसकी कीमत 50 मिलियन सोने के सिक्के होंगी और यहाँ के हिसाब से ये $7 मिलियन है। क्या बात है, ये चेस्ट बहुत महंगा है लेकिन हमारे लड़के ने पहले ही कंपनी बेच दी और तुरंत पैसे अपने खाते में डाल दिए। उसे पता है कि सामान्य पैसे का मूल्य और भी घट जाएगा जैसे जैसे गेम आइटम्स का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। प्रतिभाओं का प्राप्त होना कठिन होता है, इसलिए अभी एक प्राप्त करना शानदार होगा। अपने पिछले जीवन में उसने एक बार ऐसी प्रतिभा प्राप्त की थी जो रक्तस्राव क्षति को बढ़ाती थी, जिसने उसे अनगिनत लड़ाइयां जीतने में मदद की। कंपनी के पैसे खर्च कर वह 500 मिलियन सोना डालने में सफल होता है। सिक्के खेल में वह विशाल चेस्ट खोलने के लिए हाँ पर क्लिक करता है, जो कि एक सुनहरी किरण जो उसे मिलता है वह उसे रोमांचित कर देता है। यह एक प्रतिभा है जो किसी भी चीज को विकसित कर सकती है, कुछ ऐसा जिसके बारे में उसे पता भी नहीं था कि मौजूद है। एक विशाल एल्फ प्रकट होता है और घोषणा करता है कि प्रतिभा को सुसज्जित किया गया है और इसके साथ वह अपनी शिकार शुरू करने के लिए तैयार है। हालांकि वह प्रभावित है क्योंकि यह प्रतिभा सिर्फ से प्राप्त नहीं की जानी चाहिए। इस पैसे को देखते हुए वह यह देखने का निर्णय लेता है कि यह क्या करता है। किसी भी वस्तु जो वह राक्षस से प्राप्त करता है वह हमेशा एक रैंक ऊपर होगी और 5% संभावना 2 रैंक ऊपर की होगी। उसे एक सक्रिय कौशल भी मिलता है जिसका उपयोग वह हर 24 घंटे में एक बार कर सकता है। यह उसे किसी वस्तु को 2 स्तर ऊपर या 10% संभावना के साथ 3 स्तर ऊपर करने की अनुमति देता है। भले ही यह प्रतिभा केवल उसकी वस्तुओं को प्रभावित करती है और उसके गुणों को नहीं, उसे पता है कि यह उसे खेल में बहुत मजबूत बना देगी। एक दस्ताने के प्रकट होते ही वह अपने हाथ उठाता है और कहता है कि यह उसका भविष्य बदल देगा। शहर में चलते हुए उसे पता है कि यह एकदम सही है। जब हर कोई कांस्य वस्तुओं का उपयोग कर रहा होगा उसके पास पहले से ही रजत उपकरण होंगे। कंपनी का सारा पैसा खर्च करना निश्चित रूप से लाभदायक होने वाला था। वह खेल में प्रवेश करने और उन्नत आइटम प्राप्त करने के लिए राक्षसों को मारने के लिए उत्सुक है। हालांकि उसे पहले 24 घंटे की क्षमता के साथ सावधान रहना होगा। उसे कुछ ऐसा खोजना होगा जिसमें विकसित होने की क्षमता हो। सभी तैयारियां हो जाने के बाद वह सिस्टम पर क्लिक करता है और खेल का प्रवेश द्वार दिखता है। वो उत्सुकता से कहता है कि यह उसकी नियति बदलने का समय है। दृश्य प्रारंभिक गांव की ओर बदल जाता है और वह इस खेल में कितने अमीर लोग हैं इसे देखकर भ्रमित हो जाता है। उसने सोचा था कि वह पहले लोगों में से होगा, लेकिन पहले से ही एक भीड़ मुर्गियों का शिकार कर रही है और अन्य स्तर बढ़ा रही है। मुर्गियों को भागते हुए देखते हैं और तुरंत शिकार में शामिल हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि शुरुआती गांव में किसी भी चीज के लिए एक प्रतिस्पर्धा है, लेकिन हमारे लड़के के लिए किसी बेकार चीज के लिए लड़ना मूर्खता है। उसे सीधे एक उद्देश्य की ओर जाना चाहिए, वह इसके लायक है। उदाहरण के लिए शुरुआती क्षेत्र के बॉस को मारकर पहला किल रिवॉर्ड प्राप्त करना। सिस्टम उसे चेतावनी देता है कि जब वह जंगली क्षेत्र में प्रवेश करे तो सावधान रहे, लेकिन वह सिस्टम को हटा देता है, यह कहते हुए कि तेजी से स्तर बढ़ाने का एकमात्र तरीका खतरनाक चीजों को मारना है। किसी भी चीज के लिए उसे कुछ उपकरण चाहिए, लेकिन जब वह अपनी इन्वेंट्री खोलता है तो वह निराश होता है। लड़के के पास उसकी शुरुआत की धनुष और कपड़े की कवच है और उन चीजों को उन्नत करने का कोई मतलब नहीं है। चीजें समस्या यह है कि उसे दूसरों पर जल्दी से जल्दी बढ़त हासिल करनी है। तभी उसे याद आता है कि यह क्षमता उसके गुणों को भी विकसित कर सकती है। वह अपने हाथ उठाता है और इसे खुद पर इस्तेमाल करता है। वह विकास को अपने एल्वन रक्त संसार पर खर्च करता है। एक एल्फ बिजली का ताज पहनकर प्रकट होता है और अचानक सुनहरा हो जाता है। विकास सफल होता है। इससे उसकी गति और सटीकता बढ़ गई, लेकिन मुख्य बोनस हर 3 हमलों में से एक महत्वपूर्ण प्रहार था। सिर्फ अपने एचपी बार को बढ़ते हुए देखकर उसे पता चल गया कि यह एक अच्छी बात थी। इन विशेषताओं के साथ एकल खेल शुरू करना मुश्किल नहीं होगा। तभी पास में एक भेड़िए की आवाज आती है। देखकर वह एक स्तर 2 के वन भेड़िए को देखता है। हालांकि अन्य रोमांचकार पहले से ही शिकार कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि यह भाग नहीं पाएगा। हर कोई स्तर बढ़ाने के लिए उत्सुक है। जल्दी से शेन किंग एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और देखता है। ये खिलाड़ी होशियार हैं। वे पहले से ही जानते हैं कि समूह बनाकर और ज्यादा ताकतवर जीवों का शिकार करना सबसे तेज तरीका है। केवल समस्या यह है कि उन्हें समझ नहीं आता कि यह खेल कितना वास्तविक है। तभी जादूगर को उनके पीछे कुछ नजर आता है और वह समूह को बुलाता है। भेड़िए हमेशा झुंड में शिकार करते हैं और वे गिरे हुए थे, छलांग लगाते हैं और जैसे ही उन पर हमला होता है वे घबरा जाते हैं।
काटे जाने का दर्द उनकी कल्पना से कहीं अधिक वास्तविक है। समूह समझता है कि जंगल में इतनी गहराई तक आना अच्छा विचार नहीं था। उनमें से एक, जिसका सिर खाया जा रहा है, कहता है कि वह उन्हें रिस्पॉन पर मिलेगा। वह एक सटीक तीर चलाता है जो भेड़िए के सिर में भेद जाता है। इसके साथ ही वह अपनी पहली हत्या करता है। वह लेवल 1 से लेवल 2 पर पहुंच जाता है। अपनी एल्फ रक्त रेखा के लिए अनुभव प्राप्त करते हुए वह 5 विशेषता अंक भी अर्जित करता है। और भेड़िया का मांस किसी अकेले खिलाड़ी के लिए जो वस्तुएं स्वास्थ्य बहाल करती हैं वे बिल्कुल सही हैं, लेकिन निश्चित रूप से भेड़िए उसकी उपस्थिति को नोटिस करते हैं और उसकी ओर मुड़ते हैं। शेन किंग ऊपर देखता है और देखता है कि 3 भेड़िए आ रहे हैं। अब जब उसने अपनी क्षति का परीक्षण कर लिया है तो वह आत्मविश्वास महसूस करता है। वह मुड़ता है और दौड़ना शुरू करता है, अपनी एल्वेन निष्क्रिय को सक्रिय करते हुए जो गति को 100% तक बढ़ा देती है। नीचे वह पहाड़ की चोटी तक दौड़ता है, एक किनारे से दूसरे किनारे कूदता है और भेड़ियों को अलग थलग छोड़ देता है। एल्वन ब्लड लाइन और रेंजर क्लास का मेल एकदम सही है। वह पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि उनका कोई मौका नहीं है। फिर वह चौंक जाता है, लेकिन भेड़िए कोशिश भी नहीं करते। वे बस खड़े होकर उसे घूरते रहते हैं। तभी उसे सिस्टम अलर्ट दिखाई देता है कि उसने भैंसों के क्षेत्र में प्रवेश किया है। पास के जीवों को देखकर वह समझ जाता है कि भेड़िए पीछा नहीं कर रहे, क्योंकि यह एक उच्च स्तरीय क्षेत्र है। डरे हुए भेड़िए शुरू करते हैं तो पीछे हटते हुए सिस्टम की जांच करते समय और ये देखते हुए कि भैंसें स्तर 5 की हैं, कोई उसे हैंडसम कहता है। मुड़कर देखने पर वह एक समूह को देखता है जो पूछ रहा है कि क्या वह शामिल होना चाहता है। यार, ये लोग संदेहास्पद दिखते हैं। भले ही समूह में एक वाइफू है, वो उस पर एक पल के लिए भी विश्वास नहीं करता, खासकर क्योंकि वह फिर से उसे हैंडसम कहती है। जब हमने तुम्हें हैंडसम नहीं कहा तो तुम पहले से जानते हो कि उनकी नीयत खराब है। वो कहती है कि वे कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहे हैं जो उनके समूह में शामिल हो सके ताकि भैंसों का शिकार कर सके और बाकी लोगों की तुलना में तेजी से स्तर बढ़ा सके। हालांकि मैकडॉनल्ड्स के जादूगर ने यह ध्यान दिलाया कि लड़का स्तर 2 पर है और सिर्फ उन्हें धीमा करेगा, जबकि शेन किंग उलझन में है कि उसे क्यों ठुकराया जा रहा है। वे उसे जवाब देने का मौका भी नहीं देते। वह मुड़कर उन्हें शुभकामनाएं देता है और कहता है कि वह कहीं और जा रहा है। नीले गियर वाला लड़का पूछता है कि क्या उसने अकेले शिकार करने की चाहत में अपना दिमाग खो दिया है। हमारा लड़का बस कहता है कि वह एक अकेला भेड़िया है और अधिक कुशल होना पसंद करता है, लेकिन वे जोर देते हैं, चेतावनी देते हैं कि अगला क्षेत्र और भी खतरनाक है और उनके चारों के लिए भी यह अधिक खतरनाक होगा। शिमोमोटे ने पूछा कि क्या उसे मौत के दंड के बारे में पता है। शेन किंग कहता है कि वह नया है जिसने कभी नहीं मरा, इसलिए उसे इस कथित दंड के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वह लड़का समझाता है कि पहले तुम्हारा आधा सोना खो जाता है और तुम्हारा उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाता है। मौत का दर्द बेहद यथार्थवादी है, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि आपने जो अनुभव अर्जित किया है उसका आधा हिस्सा खो देना। शेन किंग इस जानकारी से बहुत प्रभावित नहीं लगता, लेकिन फिर भी उन्हें धन्यवाद देता है। वह उन्हें अलविदा कहकर विदा करता है, ये कहते हुए कि इतने पेशेवरों से सीखना सुखद था। लड़की कहती है कि शायद उन्हें उस लड़के की मदद करनी चाहिए क्योंकि उसके लिए अकेले रहना खतरनाक है, लेकिन मैकडॉनल्ड्स का जादूगर उसे चिंता न करने के लिए कहता है। अगर वह मूर्ख मरना चाहता है तो उनको उसे रोकने का कोई कारण नहीं है। कुछ समय बीतता है और वह एक गुफा में जाता है जहां उसे जमीन पर एक कंकाल मिलता है। यह वही जगह थी जिसकी वह तलाश कर रहा था, शुरुआती क्षेत्र में सबसे मजबूत बॉस वाला स्थान। अचानक एक गुफा की दीवार हिलती है और एक जीव अपनी आंखें खोलता है जो स्पष्ट रूप से विशाल है। हमारा लड़का स्तर 10 के विशाल राजा सांप के सामने खड़ा है। वह कमजोरियों का पता लगाने की क्षमता सक्रिय करता है। विशाल सांप पर एक कमजोर बिंदु का चिन्ह दिखाई देता है जिसके पास 800 एचपी है, जबकि हमारे लड़के के पास 1310 एचपी है। स्तर 2 पर उसके पास सामान्यतः लगभग 200 एचपी होनी चाहिए। हालांकि वह अपनी शाही एल्फ निष्क्रियता के कारण अतिरिक्त 1000 एचपी प्राप्त करता है। इसके साथ वह बॉस का सामना करने से नहीं डरता। धनुष हाथ में है, राक्षस उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे काटने के लिए झपटता है। जितना तेज वह है उतना ही तेज वो भी है। वह साइड में हटकर बचता है और अपना धनुष निकालता है। पहला तीर निशाने पर लगता है, लेकिन यह केवल 29 नुकसान पहुंचाता है, जो उसने उम्मीद की थी उससे कहीं कम है। आखिर में एक बॉस तो बॉस ही होता है। वह फिर से बच जाता है और इसे शुक्र मानता है कि कम से कम उसकी गति इतनी है कि वह नुकसान से बच सके। हालांकि यह एक मजबूत राक्षस है, यह इतना धीमा है कि वह इसकी सेहत को थोड़ा थोड़ा करके कम कर सकता है। हालांकि जब वह इसके गले पर एक और निशाना बनाता है, राक्षस उसे अपनी पूंछ से रोक देता है। अब राक्षस उस एकमात्र कमजोर बिंदु की रक्षा कर रहा है जहां वह नुकसान पहुंचा सकता है। वह अपनी गति पर भरोसा करने का फैसला करता है और तीरों की बौछार करता है, लेकिन राक्षस लगातार बचाव करता रहता है और उसे कोई नुकसान नहीं होता। अंततः उसे एक और मौका मिलता है और वह 58 नुकसान के लिए एक वार करता है। यह उम्मीद से अधिक समय लेगा, लेकिन वह निश्चित रूप से राक्षस से तेज है। अचानक वह कुछ अजीब देखता है। बॉस गहरी सांस लेना शुरू करता है, जिससे गुफा धुएं से भर जाती है। जहर से हर सेकंड 10 एचपी कम होने लगती है। गणना करने पर उसे एहसास होता है कि इस जगह में उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। और बुरा यह है कि सांप गुफा के शीर्ष पर चढ़ जाता है, जिससे निशाना लगाना कठिन हो जाता है। लेकिन शेन किंग के लिए यह पर्याप्त नहीं है। वह एक और तीर निकालता है, कहते हुए कि उसे कम आंका जा रहा है। इस बार उसका निशाना 116 क्षति पहुंचाता है। इस बच्चे के पास सच में हैक्स हैं, कम से कम इस मामले में। सही, राक्षस जमीन पर गिर जाता है, बोनस डैमेज लेता है क्योंकि हर तीसरे हमले में एक क्रिटिकल स्ट्राइक होता है। वह बॉस को चढ़ाता है, पूछता है कि यह और कितने हमले झेल सकता है। सांप पसीना बहाने लगता है, महसूस करता है कि यह लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। थोड़ी देर बाद राक्षस फाइन डोस 97 एचपी पर रह जाता है और शेन किंग आत्मविश्वास से भरा है। हर सेकंड 10 एचपी का नुकसान भी जरूर उसकी मदद करेगा। उसके एचपी में गिरावट जारी है और यह 1010 तक पहुंच जाता है। समस्या यह है कि सांप चीजों को और भी कठिन बना रहा है क्योंकि वह वहीं खड़ा है। वह कई पूंछ के हमलों से बचने के लिए मजबूर है। जैसे ही दैत्य को समझ आया कि उसके हमले टाले नहीं जा सकते, उसने उसे रोकने के लिए और अधिक आक्रामक रूप से प्रहार करना शुरू कर दिया। तरीके से हमला करना शुरू कर दिया। वो एक और वार से बचता है और सोचता है कि जबकि सांप चालाक है, फिर भी वह उसकी गति को कम आंक रहा है। एक और तीर सीधे गर्दन में जाता है, जिससे 200 गंभीर नुकसान होता है। अजीब बात है, वह देखता है कि पेट पर चोट और भी ज्यादा हुई थी।
हालांकि गर्दन तात्कालिक हत्या के लिए कमजोर बिंदु है, पेट को अधिक नुकसान होता दिख रहा है। वह एक और निशाना लगाने की तैयारी करता है, ये कहते हुए कि अगर ऐसा है तो सांप और भी जल्दी मर जाएगा। लेकिन फिर वह कुछ अजीब नोटिस करता है। राक्षस उसे देखकर मुस्कुरा रहा लगता है। एक सांप जमीन पर वार करता है और एक दरार उसकी ओर बढ़ने लगती है। भूभाग अस्थिर हो जाता है और वह बॉस की स्थिति का ट्रैक खो देता है। अचानक वो अपने घुटनों पर गिर जाता है। इस बार जर हर सेकंड 20 एचपी निकाल रहा है, जिससे उसके पास केवल 600 एचपी बचते हैं। ये स्पष्ट रूप से एक बॉस है जिसे खिलाड़ियों के समूह के साथ लड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। जहर के नुकसान और चढ़ाई की कठिनाई को देखते हुए वो इस गति से जीवित नहीं बचेगा। वो अपनी इन्वेंट्री से भेड़िए का मांस निकालता है, ये कहते हुए कि उसे योजना से अधिक खर्च करना पड़ेगा। मांस 20 सेकंड के लिए प्रति सेकंड 20 जीवन शक्ति पुनर्स्थापित करता है। हालांकि यह पर्याप्त नहीं है, लेकिन यह उसे शीर्ष तक चढ़ने के लिए कुछ समय देगा। अगले 20 सेकंड यह तय करेंगे कि वह जीतता है या नहीं। वो पार्कोर चढ़ाई शुरू करता है, धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ते हुए एक किनारे से दूसरे किनारे पर कूदता है। अंततः वो बॉस के ऊपर की स्थिति तक पहुंच जाता है। वो एक तीर निकालता है और एक निशाना साधता है। सांप गुस्से में लगता है, जैसे कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह जीवित बाहर आ पाएगा। तीर सीधे बॉस की आंख में लगता है, जिससे वह जमीन पर गिरकर तड़पता है। शेन किंग फिर से सांप को भागने की कोशिश करते हुए देखता है, लेकिन वह इसके खुले पीठ का फायदा उठाकर उसकी गर्दन के कमजोर स्थान पर एक और वार करता है। राक्षस डर के मारे मुड़ता है, केवल हमारे लड़के को एक और एल्वेन तीर तैयार करते हुए देखने के लिए। हमारा बॉस डर से कांपते हुए पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन शिन किंग लगातार तीर चलाता है और आखिरी तीर उसके शरीर को छेदते हुए 200 नुकसान पहुंचाता है और उसके मुंह से बाहर निकलता है। इसके साथ ही राक्षस आखिरकार 0 एचपी पर गिर जाता है। किंवदंती पराजित हो जाती है और झड़ समाप्त हो जाता है। सिस्टम घोषणा करता है कि उसकी उपलब्धि पूरी सर्वर में प्रसारित की जाएगी और पूछता है अगर वो अपना नाम छिपाना चाहता है। शिन किंग इस विकल्प पर विचार करता है, लेकिन वह तय करता है कि वह बहुत लंबे समय से छिपा रहा है। फिर वह सिस्टम को घोषणा करने के लिए कहता है। इसके साथ खिलाड़ी काओहाई वांग को स्टार्ट जोन बॉस को हराने वाला पहला होने के लिए बधाई दी जाती है। शुरुआती गांव के लोग इस बात को लेकर उलझन में हैं कि उसने यह कैसे किया जब खेल अभी अभी लॉन्च हुआ था। इस बीच अन्य समूह खुद को इतना धीमा होने के लिए दोषी मानते हैं। अन्य खेलों से अनुभव रखने वाले खिलाड़ी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि यह कैसे संभव है। नीले बालों वाले समूह के साथ वे सभी थके हुए हैं। उन्होंने एक भैंस को मारने में कामयाबी हासिल की और वे मानते हैं कि वह जरूर एक सुपर बॉस रहा होगा। मोटा लड़का कहता है कि वह यह देखने के लिए उत्साहित है कि पहली हत्या का इनाम क्या है। इस बीच दूसरे दोनों लड़के शर्मिंदा हो रहे हैं, मजबूत होने के लिए उत्सुक हैं ताकि वे लड़कियों को प्रभावित कर सकें। वे ललचाते हुए सुंदर बहन से एक तारीफ सुनने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन फिर सिस्टम उनके लिए पॉपअप होता है। ये घोषणा करता है कि काओ हैवांग ने 1000 प्रतिष्ठा बिंदु और एक रजत काफिला अर्जित किया है। दोनों विश्वास नहीं कर सकते कि वास्तव में कोई उनसे अधिक मजबूत है, क्योंकि उसने अपने से कई स्तर ऊंचे बॉस को हराया। हमारा लड़का अतिरिक्त अनुभव प्राप्त करता है, सीधे स्तर 2 से स्तर 7 पर पहुंच जाता है। वह 30 विशेषता बिंदु प्राप्त करता है और तुरंत उन्हें सभी में लगा देता है। टांगे न होने से इस लड़के को जल्दी चलने का सपना मिला। खैर, उसकी कक्षा के लिए फुर्ती से नुकसान भी बढ़ता है, तो ये समझ में आता है। अपने गुणों का वितरण होने के बाद ये देखने का समय है कि बॉस ने क्या छोड़ा। कुछ अप्रत्याशित होता है। जो 10 चांदी के सिक्के बॉस को छोड़ने चाहिए थे, वे 10 सोने के सिक्कों में बदल जाते हैं। इस बीच दूसरे खिलाड़ी एक भैंस मारकर एक तांबे का सिक्का प्राप्त करते हैं। उसकी सूची में एक वस्तु चमकती है और वह देखता है कि उसमें सुनहरी चमक है। शायद दूसरी विकास प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन नहीं, ये वास्तव में एक क्रिस्टल सिक्का है, एक दुर्लभ मुद्रा का रूप जो लंबे समय से लुप्त हो चुका है, लेकिन कुछ एनपीसी से रहस्यमय आइटम खरीदने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। शेन किंग ने अपने पिछले जीवन में इसके बारे में सुना था, लेकिन कभी देखा नहीं था। सिस्टम बाकी की चीजों को इकट्ठा करता है और वह अपने बैकपैक को चेक करता है। उसे एक सिल्वर रैंक का सर्प तलवार मिली है। जाहिर है किसी के लिए जो धनुष का उपयोग करता है ये बेकार है, लेकिन कम से कम यह कुछ पैसे के लायक है। सबसे उपयोगी वस्तु एक चांदी के तराजू वाली कवच है जो 300 एचपी की शील्ड देती है और इसमें 300 सेकंड का कूल डाउन होता है। उसे याद है कि यह कवच सामान्यतः विशेष प्रभाव नहीं रखती। शायद उसकी पैसिव क्षमता वस्तु के आंकड़ों को प्रभावित कर रही है। समस्या यह है कि इसे इस्तेमाल करने के लिए स्तर 10 की आवश्यकता होती है। तब उसे याद आता है कि सिस्टम ने उसे उपलब्धि के हिस्से के रूप में एक चांदी की ख्याति वाली छाती दी थी। वह सिस्टम से इसे खोलने के लिए कहता है, प्रार्थना करता है कि यह किसी अन्य वर्ग के लिए कोई वस्तु ना हो। जो उसे मिलता है वह है पौराणिक सेमन एरोरांग कौशल, एक शक्तिशाली हवाई हमला जो उसके लिए बिल्कुल सही है। हालांकि फिर से इस स्तर 10 पर ही उपयोग किया जा सकता है। वो थोड़ा निराश है, लेकिन साथ ही उत्साहित भी है, क्योंकि जैसे ही वह इस स्तर पर पहुंचेगा वो बहुत मजबूत हो जाएगा। तभी गुफा में कोई मदद के लिए पुकारता है। जब वो जांचने जाता है तो ये एक स्वस्थ दिखने वाली लड़की है जो पूछती है कि क्या वह उसकी मदद कर सकता है। वो विशाल सांप से बचने के लिए गुफा में छिप गई थी। उसका नाम मिस गू है। वो जानता है कि वह एक प्रसिद्ध एनपीसी है जो गुप्त काम देती है। खोजें। वह समझाता है कि सांप पहले ही हरा दिया गया है, इसलिए वह जा सकती है, लेकिन वह दिखाती है कि उसका पैर घायल है। अपने मुंह पर हाथ रखते हुए वह पूछती है क्या वह उसे उठा सकता है। आप सोचेंगे कि शिन किंग ठंडे गणनात्मक नायक होंगे, लेकिन नहीं, वह मूर्ख की तरह शर्मा जाता है। एक पल बाद वह पहले से ही उसे बाहर ले जा रहा है। बाहर पहुंचने पर वह धीरे से उसके चेहरे को छूती है, कहती है कि अगर वह नहीं होता तो वह मर चुकी होती। वह वादा करती है कि अगली बार जब वे मिलेंगे तो वह उसकी अच्छी देखभाल करेगी, लेकिन वह अचानक पूछता है अगली बार क्या, जो तुम्हारा मतलब है, और उसे जमीन पर गिरा देता है। वो कहती है कि इसके अलावा वह उसे चुकाने के लिए ज्यादा कुछ दे नहीं सकती, सिवाय इसके कि अगर वह उसके शरीर को चाहता हो। वह उसे छेड़ते हुए मुड़ती है, कहती है कि अगर वह चाहता है तो वह ले सकता है, लेकिन वह तुरंत उसे रोक देता है, कहता है कि वह ऐसा नहीं चाहता।
वह हंसती है, कहती है कि लगता है उसे परीक्षा के बारे में पता है। वो पहाड़ों के भीतर से एक ब्लेड निकालती है और उसे पुरस्कार के रूप में पेश करती है। ये एक कांस्य का खंजर है और वह तुरंत उसे हटा देता है। वह कहता है कि वह 14 वर्षीय लड़की को बचाने के लिए मिशन चाहता है। वह यकीन नहीं कर सकती कि इस आदमी को पहले से ही उस अभियान के बारे में पता है, लेकिन वह सहमत होती है, कहती है कि अगर यही वह चाहता है तो वह उसे गुप्त वर्ग अभियान देगी। वह धीरे धीरे और शांति से खड़ी होती है। इस बीच हमारा लड़का वहां खड़ा रहता है, हाथ बांधे हुए, पूछते हुए कि वह उसे अब तक क्यों नहीं दे देती। सो अचानक वह एक ऐसा नृत्य करने लगती है जो 33 देशों में प्रतिबंधित है। बाईं ओर एक कदम, दाईं ओर एक झटका। इसमें कोई शक नहीं, ये महिला खतरनाक है। अचानक उसके नीचे एक जादुई चक्र प्रकट होता है। वह उसे चेतावनी देती है कि गुप्त वर्ग की परीक्षा शुरू होने वाली है और उसे इसे पास करना होगा ताकि वह वर्ग प्राप्त कर सके। वो उसे धन्यवाद देता है, लेकिन वह कहती है कि इतना उत्सुक मत बनो। इससे वह भ्रमित हो जाता है और वह सिस्टम विंडो पर नजर डालता है। उसी क्षण वह हैरान रह जाता है। ये शैडो हंटर मिशन है जो लाल कठिनाई के रूप में चिन्हित है। असफलता का मतलब स्थायी अयोग्यता है। वो चिल्लाकर उसे रुकने के लिए कहता है। ये कहता है कि वह केवल स्तर 7 पर है और स्थायी रूप से अयोग्य होने का जोखिम नहीं उठा सकता, लेकिन वह उसे एक भयानक मुस्कान देती है। इस एनपीसी के साथ उसकी अनुकूलता 0 पर गिर जाती है। उस क्षण उसे एहसास होता है कि इस क्वेस्ट को शुरू करने का सही तरीका उसकी अनुकूलता बढ़ाना था। इसी कारण उसने उसे मिशन में धकेल दिया, इससे पहले कि वह पर्याप्त स्तर पर होता। वह उसे शुभकामनाएं देती है, हालांकि उसे शक है कि वह अपने कौशल के साथ पास कर पाएगा। जैसे ही वह घेरे में समा जाता है, वह उससे शपथ लेता है कि जैसे ही वह इस मिशन से बाहर निकलेगा, वह उसे और उसकी बेटी को खोजकर दोनों को मार डालेगा। आकाश में कहीं और जादुई चक्र दिखाई देता है और वह वहां टेलीपोर्ट हो जाता है। जमीन, ये एक अंतहीन रेगिस्तान है और उसे नहीं पता कि वह कहाँ है। प्रणाली पॉपअप होकर घोषणा करती है कि परीक्षण शुरू हो गया है। चूंकि यह उसका इकलौता मौका है, उसे अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। अचानक वह पास में कुछ सुनता है। नीचे देखते हुए वह देखता है कि रेत से दांतों जैसी संरचनाएं उभर रही हैं। उसके चारों ओर 4 ओर प्रकट होते हैं और उसे एहसास होता है कि वह एक राक्षस के अंदर है। वह ऊपर कूदता है जैसे एक विशाल प्राणी उसे निगलने के लिए नीचे से झपटता है। वह कमजोरी का पता लगाना सक्रिय करता है और निशाना उसके मुंह के बीच में दिखाई देता है। ये एक स्तर 5 का एलीट सैंडवॉर्म है। स्तर 5 काफी आसान है, वो सोचता है। हालांकि इस चीज के पास 2000 HP है। भले ही इसका स्तर कम है, विशाल स्वास्थ्य की मात्रा इसे एक चुनौती बनाती है। ये एक तीर चलाता है जो उसके खुले मुंह पर 130 का नुकसान करता है। सौभाग्य से जब प्राणी रेत से बाहर होता है तो वह ठीक से हिल नहीं पाता। दानव हवा में ऊंचा उठता है और फिर से हमला करता है, लेकिन शेन किंग किनारे हट जाता है और दानव जमीन पर पटकता है। प्रभाव से साफ है कि अगर पकड़े गए तो हमेशा के लिए दफन हो जाना होगा। एक बार फिर वह दोनों तरफ से रेत के खिसकने की आवाज सुनता है। लगता है कि राक्षस बाहर आने में अधिक समय ले रहा है और उसे एहसास होता है कि वह इसे जमीन के नीचे ट्रैक नहीं कर सकता। उसे इसके हमलों का प्रतिक्रिया देने के लिए ऊंची जगह तलाशनी होगी। तभी वह दूर एक स्तंभ देखता है। यह आदर्श दृष्टिकोण बिंदु है। वह दौड़ता है, उसकी ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे दूरी कम कर रहा है, लेकिन जैसे ही वह पास आता है कुछ जमीन से फिर से निकलता है। इसे भांप कर वह पीछे हटता है और 2 तीर चलाता है, जिससे 260 और 130 का नुकसान होता है। राक्षस घृणित है, लेकिन अगर वह लगातार बचता रहा तो वह जीत जाएगा। अचानक प्राणी उस पर रेत थूकता है। समस्या क्या है? वह हवा में है और दिशा बदल नहीं सकता। वह अपनी आंखों को अपनी बांह से ढक लेता है, लेकिन फिर भी 50 HP खो देता है। उसकी दृष्टि 50% कम हो जाती है और उसकी सटीकता 30% घट जाती है। वह जमीन पर गिर जाता है, उस राक्षस को गाली देते हुए। अपना धुंधला हाथ देखते हुए वह अभी भी अपनी आंखें साफ कर रहा है जब उसे लगता है कि राक्षस पीछे से आ रहा है। वह तेजी से जमीन पर लुढ़क जाता है, हमले से बचने के लिए सही समय पर। कम से कम वह खंभे के खिलाफ लैंड करता है और खुद को संभाल सकता है। राक्षस फिर से रेत में छिपने लगता है, लेकिन अब वह आत्मविश्वास से भरा है। प्राणी के पास सेहत है, लेकिन इसका हमला पैटर्न बहुत स्पष्ट है। 10 सेकंड के बाद अंधेपन का प्रभाव कम हो जाता है। खंभे और उसकी दृष्टि वापस आने पर उसे यकीन है कि वह इसे खत्म कर देगा। वह अपना धनुष खींचता है, एक और हमले के लिए तैयार। जैसे ही जमीन कांपती है वह मुस्कुराता है, राक्षस को चढ़ाता है। जीव फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार शेन किंग खंभे पर छलांग लगाकर उसे बुलाता है। नो राक्षस रुक जाता है और वह सोचता है कि क्या वास्तव में इसके केवल 2 ही हमला करने के तरीके हैं। अगर ऐसा है तो वह यहीं इसे खत्म कर देगा। अगला जो होता है वह क्लोज रेंज आर्चर गेम प्ले की चरम सीमा है। वह राक्षस के खुले मुंह में कूदता है, एक हमले को चकमा देते हुए और 3 लगातार तीर मारता है। आखिरी प्रहार के लिए तैयार होते हुए वह घोषणा करता है कि यह खत्म हो गया है। आखिरी शॉट ये 30 नुकसान पहुंचाता है और अंततः रेत का कीड़ा पराजित। वह स्तर 8 तक पहुंच जाता है। 10 चांदी के सिक्के और रेत पर चलने की गति बढ़ाने वाले रेगिस्तानी जूते अर्जित करता है। हालांकि वह पुरस्कारों को कचरा। इतना विशाल और कठिन राक्षस कैसे ऐसा कचरा छोड़ सकता है? तभी वह देखता है कि स्तंभ पर एक निशान चमकने लगता है। ऊपर देखता है तो उसे 9 समान निशान दिखते हैं और केवल निचला एक ही जल रहा होता है। अचानक और रेत के कीड़े प्रकट होते हैं और वह समझता है कि इसका क्या मतलब है। उसे इन सभी राक्षसों को हराना होगा ताकि वह परीक्षा पास कर सके। स्तंभ के शीर्ष पर चढ़ते हुए वह सोचता है कि कम से कम यह इतना बुरा नहीं है। ये स्थान स्तर 10 तक पहुंचने के लिए बिल्कुल सही है। इसके अलावा उसे यह एहसास होता है कि राक्षस जमीन में कंपन के माध्यम से शिकार को ट्रैक करते हैं। उसे सबसे कम कीड़े आकर्षित करने के लिए छोटे कंपन बनाने का एक तरीका चाहिए। उससे एक विचार आता है।
अपनी इन्वेंट्री खोलते हुए वह कुछ सैंडवर्म्स निकालता है, सिक्के निकालता है। हल्के और छोटे, वे कुछ ही प्राणियों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त हैं। जैसे ही सिक्का जमीन पर गिरता है, उसका रेत का कीड़ा हमला करने के लिए ऊपर आता है। वह अपनी निष्क्रिय शक्ति को सक्रिय करता है, मुस्कुराते हुए कि यह जीतने का एक बहुत ही शानदार तरीका होगा। हालांकि उसकी स्थिति में कमजोर स्थान पर निशाना लगाना कठिन हो जाता है, जिससे उसकी क्षति प्रति प्रहार 35 तक कम हो जाती है। फिर भी उसके जैसे करोड़पति के लिए पैसा खर्च करना कोई समस्या नहीं है। तीरों के विस्फोट होते हैं और 4 घंटे बाद लड़ाई शुरू होती है। शेन किंग अब भी उसी स्तंभ के शीर्ष पर है। अब वह रेत की कीड़ों की लाशों से घिरा हुआ है। वह अंततः लंबे समय से प्रतीक्षित स्तर 10 पर पहुंच गया है। 15 अंक वितरित करने के लिए हैं। वह रुकता है, कुछ याद करते हुए जो उसे परेशान कर रहा है। उसे ज्यादा वस्तुएं नहीं मिली हैं और वह सोचता है कि शायद यह उसकी भाग्य की स्थिति शून्य होने के कारण है। उसकी प्रतिभा वस्तु ड्रॉप्स को बढ़ाती है, इसलिए भाग्य में सुधार करना एक अच्छा विचार है। अपने पिछले जीवन में वह इतना कमजोर था कि उसे सब कुछ ताकत और एचपी में लगाना पड़ा, जो अंततः उसे ज्यादा नहीं दे पाया। अब वह उस नए स्तर 10 की क्षमता का परीक्षण करने का निर्णय लेता है जो उसने अनलॉक की है। वह कोबरा की लाश पर हमला करता है और उसके प्रभाव से प्रभावित होता है। जैसे ही वह भाग्य में अंक डालता है, अचानक शरीर से बैंगनी प्रकाश उठता है। वह तुरंत इसे एक ऐतिहासिक ड्रॉप के संकेत के रूप में पहचानता है। यह एक एस्केप सैंड स्किल है जो उसे रेत में से गुजरने के लिए घूमने वाले गेंद में परिवर्तित कर देता है। नकारात्मक पक्ष, यह केवल रेगिस्तानी वातावरण में ही काम करता है। ये क्यों माना जाता है कि यह काल्पनिक है? वह बड़बड़ाता है। फिर भी चूंकि यह गिरा है, वह इसका उपयोग कर ही सकता है। वह सांप की चांदी की स्केल आर्मर भी पहनता है। इस पल में उसे यकीन है कि वह सर्वर पर सबसे उच्च स्तर का खिलाड़ी होना चाहिए। फिर पूरा स्तंभ जगमगा उठता है और वह सोचता है कि कुछ क्यों नहीं हो रहा है। जैसे ही वह यह सोचता है, जमीन कांपने लगती है। सामने का स्तंभ खुलता है, एक छुपा हुआ रास्ता प्रकट होता है। नवनिर्मित सीढ़ियों के पास पहुंचते हुए वह जानता है कि असली इनाम अंदर है। ये उसके नए गियर और क्षमताओं का परीक्षण करने का सही मौका है। तभी वो सुनता है कोई पुकार रहा है, भाई। वो तुरंत शियाओतांग की आवाज पहचान लेता है। खेल के बाहर लड़की कहती है कि खाने का समय हो गया है। उसने अंडा फ्राइड राइस बनाया है, जो उसकी पसंदीदा डिश है। जाहिर है उसका हेडसेट कुछ संवर्धित वास्तविकता सुविधाओं से लैस है, क्योंकि वह खेलते समय भी उसे सुन सकता है। वह उसे कहता है कि वह पहले चली जाए, इससे पहले कि उसे चोट लग जाए। सिस्टम पूछता है कि क्या वह लॉग आउट करना चाहता है। वो मना करता है, कहता है कि वह इनाम के करीब आने पर छोड़ नहीं सकता। ऊपर देखते हुए वह अपनी बहन से कहता है कि उसे बीच में रोकना बंद करे। वह एक मैच के बीच में है। वह होंठ फुलाकर कहता है कि वह बिना ब्रेक लिए 8 घंटे से खेल रहा है। वह उसे ठीक से व्यवहार करने और ध्यान भटकाना बंद करने के लिए कहता है। नाराज होकर वह चली जाती है और कहती है कि अब उसे उसकी कोई परवाह नहीं है। चलते समय वह सोचती है कि वह उसे कैसे बेहतर महसूस करा सकती है। खेल के अंदर शेन केन धीरे से उससे माफी मांगते हैं। अभी के लिए ये जरूरी है। उसे उसका भविष्य बदलने के लिए और मजबूत बनना होगा। वो पोर्टल की ओर बढ़ता है, घोषणा करते हुए कि नए क्लास को अनलॉक करने का समय आ गया है। एक नीली चमक उसके चेहरे पर पड़ती है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वह एक गुफा में होता है। सिस्टम उसे चेतावनी देता है कि यह एक अत्यंत खतरनाक क्षेत्र है और सावधानी बरतने की सलाह देता है। शेन किंग तुरंत समझ जाता है कि यह बॉस का कमरा होना चाहिए। अचानक एक प्राणी उसके सामने उठने लगता है। उसे यहाँ ऐसे राक्षस को देखकर झटका लगता है। ये एक सोने की श्रेणी का बॉस है, डेजर्ट किंग। इसकी 200 हमला क्षमता और 6000 एचपी है। शेन किंग इसकी भारी स्थिरता से हैरान है और जल्दी से कमजोरी पहचानने की क्षमता सक्रिय करता है। हालांकि यह क्षमता कोई भी कमजोर बिंदु पहचानने में असफल रहती है। इससे पहले कि वह इसे समझ सके, बॉस पहले ही हमला कर चुका है। वह बचता है, लेकिन टकराव उसे गुफा की दीवार पर फेंक देता है, जिससे 100 नुकसान होता है। वह हैरान है। हमला सीधा नहीं था, फिर भी उसे इतना नुकसान हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह एक गोल्ड रैंक बॉस है। केवल उसके कदमों से बचना काफी नहीं होगा। वह अपना पहला तीर चलाता है, लेकिन देखता है कि इससे केवल एक नुकसान होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉस की रक्षा इतनी अधिक है कि यह उसके आक्रमण शक्ति को लगभग शून्य कर देती है। बॉस फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार कूदने के बजाय शेन क्विंग अपनी गति का उपयोग करके लाभ प्राप्त करता है। दूरी। इसके पहले कि वह पर्याप्त जगह बना सके, एक और हमला पहले से ही आ रहा है। ये जानते हुए कि वह समय पर नहीं बच सकता, वह हवा में कूदता है, बॉस के हाथ को पकड़ लेता है। राक्षस उछलता है, उसे जोर से हिला देता है, उसके बाद उसे हवा में उछाल देता है। हवा में रहते हुए शेन किंग एक मौका देखता है। वो अपनी नई 7 तीरों वाली रेंज कौशल तैयार करता है और बॉस पर निशाना साधता है। प्रत्येक तीर बॉस के अधिकतम एचपी का 1% नुकसान करता है और रक्षा की अनदेखी करता है। एक ही बार में वह एचपी को 6000 से 5100 तक घटा देता है। हालांकि बॉस पलटवार करता है। वो बच तो जाता है, लेकिन प्रभाव का नुकसान उसकी कवच को तोड़ने के लिए पर्याप्त होता है। यह एहसास होते ही कि यह दीर्घकालिक नहीं है, शेन किंग अपनी रणनीति बदलता है। वो बॉस की बांह पर चढ़कर उसके सिर की ओर बढ़ने लगता है। ऊपर से वह एक और 7 तीर वृष्टि करने की कोशिश करता है। कुछ नहीं होता। हालांकि कौशल शक्तिशाली है, ये बहुत अधिक ऊर्जा खपत करता है। उसकी वर्तमान दर पर इसे फिर से उपयोग करने के लिए ऊर्जा पुनः प्राप्त करने में 4 मिनट लगेंगे। बॉस अचानक छत की ओर छलांग लगाता है, उसे कुचलने की तैयारी कर रहा है। पीछे हटने के लिए मजबूर शेन किंग जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही बॉस सब कुछ नष्ट कर देता है, तभी बॉस की आंखों में एक बैंगनी चमक दिखाई देती है। सिस्टम घोषणा करता है कि एक कमजोरी का पता चला है और उसे चिन्हित कर दिया गया है। गौर से देखने पर शेन किंग पेट को इंगित करने वाला चिन्ह देखता है। अब समझ में आता है कि पहले कमजोरी का पता क्यों नहीं लगा। एकमात्र कमजोर बिंदु इसके पेट के नीचे स्थित है। सिस्टम यह ध्यान देता है कि बॉस अपनी अल्टीमेट स्किल को जारी करने वाला है। बॉस की अल्टीमेट स्किल प्रति सेकंड 100 नुकसान पहुंचाएगी और उसकी गतिविधियों को 60 सेकंड के लिए सीमित कर देगी। शेन किंग विनाशकारी प्रभाव से घबराता है क्योंकि उसके चारों ओर कई बवंडर दिखाई देते हैं। वो सोचता है कि एक शुरुआती क्षेत्र के बॉस के पास इतनी शक्तिशाली क्षमताएं क्यों हैं। न केवल नुकसान अत्यधिक है, बल्कि यह अत्यधिक समय तक बना रहता है। दबाव इतना अधिक है कि वह अपने पैर नहीं हिला सकता।
के एक स्पर्श से वह 100 एचपी खो जाता है और जल्दी से समझ जाता है कि वह अधिक देर तक नहीं टिक पाएगा। कुछ ही सेकंड में वह 400 एचपी खो चुका है और कोई प्रतिप्रहार करने का तरीका नहीं है क्योंकि बॉस अभी भी जमीन पर अटका हुआ है। बड़ी कोशिश के बाद वह समाधान खोजने की कोशिश करता है। बवंडरों से बचने में असमर्थ वह एक और तीर चलाने का जोखिम उठाता है जिससे 260 नुकसान होता है। राक्षस को बहुत आरामदायक होने के लिए कोसते हुए वह देखता है कि बॉस उसे घूर रहा है क्योंकि बवंडर करीब आते हैं। वह स्वास्थ्य खोना जारी रखता है जब तक अंत में सब कुछ रुक नहीं जाता। ऐसा लगता है कि वह गायब हो गया है, लेकिन वास्तव में उसने रेत से बचने की कला का उपयोग करके जमीन के नीचे शरण ली। जैसे ही बॉस अपनी सुरक्षा कम करता है, शेन किंग फिर से प्रकट होता है। एक तीर उसके पेट में लगा देता है। बॉस तुरंत टॉर्नेडो को फिर से शुरू करता है, लेकिन शेन किंग ने पहले ही अपना समाधान ढूंढ लिया है। वह फिर से सैंड एस्केप सक्रिय करता है और दूसरी तरफ प्रकट होता है। एक और तीरों की बौछार करता है जो उन्हें 300 नुकसान पहुंचाती है। ये महसूस करते हुए कि यह मुकाबला जारी नहीं रख सकता, बॉस जमीन पर वापस आ जाता है। उसे मारने की कोशिश करता है, परंतु शेन किंग फिर से जमीन में समा जाता है। दूसरी तरफ से फिर से प्रकट होते हुए और व्यंग्यात्मक तरीके से हाथ हिलाते हुए बॉस फिर से हमला करता है, लेकिन अब शेन किंग आत्मविश्वास से भरा है। यही कारण है कि इस क्षमता को पौराणिक माना जाता है। शेन किंग भ्रम में जम जाता है। ये राक्षस बात कर सकता है। घंटों बाद शेन किंग 720 एचपी पर है। लड़ाई अपेक्षा से कहीं लंबी है, लेकिन उसके पास फिर से 7 तीर बारिश तैयार है। बॉस 1160 एचपी पर है और शेन किंग घोषणा करता है कि इसे समाप्त करने का समय आ गया है, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए बॉस आत्मसमर्पण कर देता है। बॉस अपना पेट दिखाता है, ये कहते हुए कि वह थक चुका है उस लड़ाई से जो घंटों चली है और बस इसे खत्म करना चाहता है। फिर भी सतर्क शेन किंग अपना धनुष उठाते हुए कहते हैं, अगर ऐसा है तो मैं इसे तुम्हारे लिए खत्म कर दूंगा। वह 7 तीर की बारिश छोड़ता है और बॉस का एचपी अंततः शून्य पर आ जाता है क्योंकि उसने अपने से कई स्तर ऊपर के एक राक्षस को हरा दिया। उसका अनुभव तेजी से बढ़ता है और वह 3 स्तर ऊपर कूदकर स्तर 13 पर पहुंच जाता है। प्रणाली घोषणा करती है कि वह वर्ग परिवर्तन के लिए योग्य है और पूछती है कि क्या वह आगे बढ़ना चाहता है। इतनी मेहनत के बाद बेशक वह स्वीकार करता है। एक काला आभा मंडल उसे घेर लेता है जब एल्फ आत्मा प्रकट होती है और कुछ नया रूप धारण करती है। उसकी क्लास बदलकर घोस्ट हंटर बन जाती है। उसे अधिक एचपी, आक्रमण शक्ति और गुण बोनस मिलते हैं। एक घोस्ट हंटर के रूप में अब प्रत्येक स्तर पर उसे 5 के बजाय 7 अंक मिलते हैं। उसे 2 नई क्षमताएं भी प्राप्त होती हैं। 30 सेकंड की एक समन जो उसके साथ लड़ने के लिए एक भूत बनाता है। एक भालू का जाल जो सक्रिय होने पर 2 गुना नुकसान करता है। हालांकि क्षमताएं सामान्य लगती हैं, वे उसकी खेल शैली के लिए बिल्कुल सही हैं। शेन किंग अपनी नई कक्षा पर अपनी इवॉल्व एनीथिंग कौशल का उपयोग करने के लिए विशेष रूप से उत्साहित है, लेकिन कूल डाउन अभी भी 5 घंटे है। कम से कम उसकी निष्क्रिय विकास कौशल ने पहले ही बॉस की ड्रॉप इकट्ठा कर ली है। लक्स पर पॉइंट्स खर्च करना फायदेमंद साबित हुआ। अपनी इन्वेंट्री चेक करते हुए वह एक शुरुआती के लिए 43 सोने के सिक्के पाता है। एक पियर्सिंग धनुष जो हर हमले के साथ दुश्मन की रक्षा को कम करता है और इसे 5 बार तक बढ़ाया जा सकता है। एक यूनिवर्सल ग्लव जो 7 अधिक फुर्ती प्रदान करता है। एक सुनहरी महान तलवार जो आक्रमण को 30% बढ़ाती है। एक कीमती वस्तु जिसका वह उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन यह ऊंचे दाम पर बिकेगी। एक उपचार हार जो लड़ाई के बाहर एचपी पुनर्जीवित करती है। 61 नए अंकों के साथ वह इन्हें सभी फुर्ती में लगाता है। अपनी स्थिति विंडो की जांच करते हुए वह देखकर रोमांचित होता है कि उसने कितना प्रगति की है। परंतु इससे पहले कि वह आगे बढ़ सके, सिस्टम पॉपअप होता है। आप 15 घंटे तक खेल में रहे हैं, अब आपको जबरन लॉग आउट किया जाएगा। इससे पहले कि वह बहस कर सके, सिस्टम उसे बाहर कर देता है। वह अस्पताल के पॉड में जागता है, इस बात से निराश कि बड़ों के लिए बने खेल में एक सुरक्षा प्रणाली है। फिर भी यह उचित है, सभी को एक ही नियमों का पालन करना होगा। फिलहाल चीजें अच्छी तरह से आगे बढ़ रही हैं और जल्दी ही वह शिया टंकाई से बदला लेना शुरू करेगा। वह अपनी बहन के पास जाता है। जैसे ही वह एक निवाला लेता है, उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। समय हो गया है। भयानक। ऐसा लगता है जैसे उसने उसमें पूरा नमक का जार डाल दिया हो। अचानक वह जागती है और खुशी से कहती है, तुमने अंत में थोड़ी देर के लिए खेलना बंद कर दिया। वह उसे जगाने के लिए झिझकते हुए माफी मांगता है। उत्सुक होकर वो पूछती है कि खाना कैसा है। आंसू रोकने की कोशिश में वो कहता है, ये अद्भुत है। ताजा सामग्री वास्तव में अच्छी लग रही है। ये स्वादिष्ट है। वह जोर देती है कि वह सब कुछ खा ले क्योंकि दिन भर खेलने के बाद उसे भूख लगी होगी। शेन किंग संकोच करता है। उस भाप वाले कटोरे को देखता है जो मानो बुराई से भरा हो, लेकिन वह अपनी बहन को खुश करने के लिए क्या करेगा। अगले सुबह वह उदास होकर जागता है। कोई उसके बिस्तर के पास आकर पूछता है, आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं साहब। अचानक कहीं से ये महिला खेल खेलने के लिए तैयार हो जाती है। डॉक्टर अचानक बताता है कि उसे दस्त और उल्टी हो गई थी, जिससे सब घबरा गए थे। चालाक डॉक्टर मन ही मन सोचती है कि पैरों के बिना भी शेन किंग अभी भी हैंडसम और अमीर है। अगर वह उसे रिझा सके तो वह एक शानदार जीवन जी सकेगी। शेन किंग कहते हैं कि वह ठीक महसूस कर रहे हैं। ये बहुत सारे गेम्स खेलने का साइड इफेक्ट है। डॉक्टर ने एक अनहोनी से मीठी मुस्कान के साथ कहा कि अगर उन्हें कभी कुछ भी चाहिए, कुछ भी, तो वह बस उसे कॉल करने के लिए कह सकता है। वह उसे आश्वासन देती है कि वह उसे अच्छा महसूस कराएगी, चाहे कुछ भी हो। शेन किंग बिना प्रभावित हुए बस उसे कहता है कि उसका व्हील चेयर उसके गेमिंग स्टेशन तक ले जाए। डॉक्टर भ्रमित होकर झपकाती है, सोचते हुए कि क्या उसकी मोहकता सच में काम नहीं आई। क्या यह आदमी वास्तव में अपने छोटे खेल की ज्यादा परवाह करता है। जब वह सेट हो जाता है तो वह सोचती है कि शायद उसने आज अपना मेकअप खराब कर दिया, लेकिन शेन किंग उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है।